नमस्कार साथियों, मैं दिनेश महाजन अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारा विषय है ध्यान में शाकाहार का महत्व। आपने ये तो सुना ही होगा, जैसा अन्न वैसा मन। अगर नेगेटिव वाइब्रेशंस वाला अन्न हम लेंगे जिसमें पशुओं की हिंसा शामिल हो, तो इस प्रकार के अन्न को जब हम खाएंगे, ग्रहण करेंगे, तो हमारा मन भी दूषित होगा। तो ध्यान में जो लोग आ गए हैं, जिन्होंने ध्यान की यात्रा शुरू करी है, उनके लिए शाकाहार, और वो भी उसमें भी कम से कम लहसुन का त्याग जरूर। ये हमारे ब्रह्म ऋषि पतंजलि जी का कहना है कि ध्यान में आए हुए सभी व्यक्ति जो है केवल शाकाहार अपनाएं, और उसमें भी लहसुन का तो कम से कम अवश्य त्याग करें, और मांसाहार तो बिल्कुल ही उसमें वर्जित है ध्यान में आए हुए लोगों के लिए। आप सबको पता है कि जिस प्रकार प्राणियों में ऊर्जा होती है, पेड़ पौधों में भी ऊर्जा होती है। जब भी हम अपने घर में फलों को, सब्जियों को लाएं, उन्हें प्रेम से काटें, भोजन बनाते समय हमारे मन में कोई भी किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस अगर होगी तो वो सीधा सीधा भोजन में जाएगी। तो इस प्रकार जो है ये शाकाहार एक बहुत ही आवश्यक अंग है ध्यान में आए हुए लोगों का। जिन जिन के पास वाहन है उनको पता ही होगा, पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी दो प्रकार की गाड़ियाँ होती हैं। तो अगर आप देखिए, जो जिस प्रकार की गाड़ी, अगर पेट्रोल व्हीकल है तो उसमें पेट्रोल ही डाला जाना चाहिए। अगर आप उसमें डीजल डाल देंगे तो क्या होगा? अगर आप पेट्रोल वाले वाहन में डीजल डाल देंगे तो थोड़ी देर तो गाड़ी चलेगी और बाद में इंजन सीज कर जाएगा, गाड़ी बंद हो जाएगी आपकी। इसी प्रकार जो है, अगर आप डीजल वाले वाहन के अंदर पेट्रोल डाल देंगे तो क्या वो अपनी कार्य क्षमता का प्रदर्शन करेगी? नहीं करेगी। इसी प्रकार मान लो आजकल नई हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं जो बैटरी ऑपरेटेड वाहन हैं, और उसमें जब बैटरी ख़त्म हो जाती है तो पेट्रोल से भी चलने का विकल्प है। अब मान लो किसी ने दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर की ट्रैवलिंग करके जाना हो और वो कहे नहीं जी, गाड़ी तो मेरी जो है बैटरी व्हीकल है, लेकिन मैं पेट्रोल पर इसको चला करके ले जाऊंगा, तो क्या उसका वाहन एफिशिएंसी देगा? जब वो गाड़ी बनी बेसिकली बैटरी के लिए है तो उसको तो बैटरी पर चलना चाहिए। तो इसी प्रकार सही गाड़ी में सही ईंधन का उपयोग अगर होगा तभी तो उसकी एफिशिएंसी आएगी, कार्यक्षमता बढ़ेगी। तो इसीलिए मनुष्यों के लिए शाकाहार का विशेष महत्व बताया गया है। आप ये भी तो देखिए, शाकाहार में लोगों का ये कहना है कि नहीं जी, इसमें तो जो है फुर्ती नहीं होती और इसमें ताकत नहीं आती। आप बंदर देखिए, इंसान धीरे 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 डेवलप होता होता मंकी से जो है ना, और मनुष्य उसमें, जैसा साइंस कहती है, तो कितने बंदर फुर्तीले थे और उनका आहार क्या है? केवल वेजिटेरियन। और इसी प्रकार जो है हाथी को देखिए, उसमें क्या कोई किसी से कम ताकत है हाथी में? तो ये कहना कि बिल्कुल ये जो मांसाहारी जो लोग तर्क देते हैं कि भाई हमारे वो खाने से शरीर में शक्ति की कमी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार जो है ना, ये आप देखेंगे कि ध्यानी पुरुषों के लिए, ध्यान में आए हुए लोगों के लिए शाकाहार ही। अब आपके घर में जो भी पेड़ पौधे हैं, आप जाएं, उन्हें प्रेम से पानी दें, उनसे बात करें। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में जब आप जाएंगे पौधों के पास तो फूल भी आपको देख करके वो डाली हिलने लगेगी फूलों की, जैसे पुष्प आपका स्वागत करने के लिए तैयार हो। इसी प्रकार जो है, अब ये जो भोजन है ये तो ठीक है, लेकिन अब हम भोजन को कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए? और दूसरा, कोई बात किसी ने कभी किसी अवस्था में कही, मान लो किसी ने कहा जी नहीं हमारे वहाँ तो वो नहीं था, शाकाहार था ही नहीं भाई, हम क्या करें, हमारा तो समुद्री इलाका है बिल्कुल, या मरुस्थल इलाका है भाई, हमें तो मजबूरी में मांसाहार का सेवन करना पड़ता है। तो वहाँ अब कोई बात किस परिप्रेक्ष्य में, किस देश परिस्थिति काल में कही गई थी, उसको हमने ब्लाइंडली थोड़ा ना फॉलो करना है। हमारे को तो प्रभु ने हर प्रकार की भारत भूमि पे सुविधा दी है। तो इसलिए जो है अपने को जो है मांसाहार ना लेकर के शाकाहारी। अब दूसरी बात है कि भोजन, हम क्या शाकाहारी बीमार नहीं पड़ते? दूसरा प्रश्न ये आता है। तो भाई देखो, अगर हम ठीक आहार का संयोजन नहीं करेंगे तो बीमार भी पड़ेंगे। बीमारी दो कारणों से आती है। एक तो ये जो ज्योतिष में हमने पढ़ा था कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते। पुराने जन्मों में हमसे जो
पाप कर्म हो गए हैं और इस जन्म में भी जो पाप कर्म हुए हैं उसके कारण हमें व्याधियां घेर लेती हैं। एक तो वो, चलो वो तो कर्मों के कारण आनी आनी है। दूसरा, हमारे गलत आहार संयोजन के कारण भी हमारे को बीमारियां घेर लेती हैं। हमारा पेट खराब रहना, पाचन ठीक ना होना भोजन का, तो आपका पेट खुद बता देगा कि भोजन का पाचन सही हुआ है कि नहीं हुआ। मैं 4 प्रकार के ऐसे आपको तरीके बताता हूँ। आप देखिए, कभी भी जो जानवर है वो कभी आपको, वो कब्ज से आपने परेशान देखा है उसको? अगर आपका ठीक भोजन हजम हुआ है तो आपको यूरिन पास करने में 1 मिनट का समय लगेगा, लेकिन स्टूल पास करने में आपको मात्र 20 सेकंड लगेंगे। आप किसी को फ़ोन भी होल्ड करा करके आ सकते हो, इतनी देर में आप स्टूल पास कर सकते हो। तो आपका, जब आपका भोजन ठीक से हजम हुआ है तो आपकी आंतें बता देगी, आपका स्टूल बता देगा। स्टूल बंधा हुआ होगा, मोशन जो है ना हमको जो आता है सुबह, वो बंधा हुआ होगा, पॉट पे चिपकेगा नहीं, उसमें स्मेल नहीं होगी और वो बहुत जल्दी से आसानी से पास हो जाएगा। आप देखिए, कभी भी जाते हुए कुत्ते को, घोड़े को, गधे को 1 सेकंड में चलते हुए ही मोशन पास कर जाते हैं, वो रुकते भी नहीं हैं अपने स्थान पर। और इस प्रकार से उनका पेट तो कभी खराब नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो, उनके लिए जो आहार बनाया गया केवल उसी का संयोजन करते हैं, उसी का सेवन करते हैं। मनुष्य की तरह ये नहीं कि अपने पेट को जो है वो डंपिंग ग्राउंड बना रखा उन्होंने। तो इस प्रकार आप, सबसे बड़ी बात है कि भोजन कब करना, तो भोजन तब करना जब आपका शरीर मांगे, बिल्कुल जब आपको पूरी भूख लगी हुई हो। कंडीशनल भोजन नहीं करना बिल्कुल भी, जैसे कि भाई चलो भोजन का समय हो गया, चाहे आपको भूख हो या ना हो, तो चलो भाई 12 बज गए हैं, दोपहर का भोजन का समय हो गया, चलो भाई आज सब्जी स्वादिष्ट बनी है, एक फुल्का ज़्यादा खा लें, या फलाने के घर मिलने जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ भोजन मिलेगा कि नहीं, चलो घर से करके चलें, या आटा बच गया है, चलो एक फुल्का अधिक खा लो। ये पेट है हमारा, ये डंपिंग ग्राउंड है। हमने कंडीशनल भोजन नहीं करना बिल्कुल भी, शर्तों पर आधारित भोजन नहीं करना, जितनी भूख हो उतना खाना। सबसे पहला नियम है भूख से खाना। और ठीक आहार का संयोजन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। 4 प्रकार के ठोस आहार कहे गए हैं। सबसे पहले 4 प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले मांसाहार, और दूसरा जो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध और दूध से बनी हुई वस्तुएं, जिसमें ये खोया, पनीर, दही इत्यादि ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और तीसरा जो है अनाज एवं दालें, और चौथा जो है कम्बिनेशन है फल एवं सूखे मेवे। अब हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार ये जो 4 प्रकार के जो ठोस आहार हैं, ये एक बारी में एक प्रकार का ठोस आहार हमको लेना चाहिए। यानी भोजन के साथ हमें दूध या दूध से बनी हुई वस्तुएं नहीं लेनी चाहिए। आपने अगर दूध को लेना ही है तो आप भोजन से 1 घंटा पूर्व लीजिए या 1 घंटा बाद में लीजिए। क्यों? दूध तो आप ये देखेंगे, हमारे गुरु कहते हैं कि जो है केवल बालक जब तक उसके मुंह में दांत नहीं आते, केवल दूध की आवश्यकता व्यक्ति को तभी रहती है। और एक बार मुंह में दांत आने शुरू हुए तो इसका मतलब शरीर अब ठोस आहार ग्रहण करने को तैयार है। कोई भी आपने देखा होगा, गाय भैंसे जितने, माता के शरीर में भी दूध का आना बंद हो जाता है जब बच्चे के मुंह में दांत आ जाते हैं। और संसार का कोई भी पशु जो स्तनधारी जो है पशु पक्षी हैं, वो कोई भी जितने भी पशु हैं, वो कोई भी जो है उनको किसी को भी दूध की बड़े होने पर आवश्यकता नहीं पड़ती। कभी ऐसे नहीं होता कि भाई वो हाथी के बच्चे की टांग टूट गई, ऐसे शेरनी के बच्चे का दूध पिलाओ भाई, कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता। केवल मनुष्य ही है जिसे जीवन के अंत तक जो है दूध की आवश्यकता रहती है। तो दूध केवल जो है वो अपना तब तक बच्चे के लिए आवश्यक है जब तक उसके मुंह में दांत नहीं आए। तो इसलिए दूध और दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं वो हमें रोटी, दाल, चावल के साथ नहीं लेने चाहिए। बहुत सारे ऐसे गलत कम्बिनेशन है। दूध के साथ जैसे खीरा नहीं खाना चाहिए, दूध के साथ जैसे करेला नहीं खाना चाहिए, और भी बहुत सारी। तो इससे तो बढ़िया अलग अलग कम्बिनेशन याद रखने के बजाय आप उसको लो ही मत ना। दूसरा, फल मैंने जो बताए, फल एवं सूखे मेवे, ये जो फल हैं ये जल्दी से हजम हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। और अगर आप पहले भोजन कर लोगे बाद में फल लोगे तो आप ये समझिए कि आप एक कार चला रहे हैं और आपके आगे कोई बैलगाड़ी चल रही है स्लो मोशन में, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? कि आप कहोगे भाई मुझे तो जाने दे, मैं तो हाई स्पीड गाड़ी हूँ।
तो इसी प्रकार जो है भोजन के बाद फल को लेते हैं, तो फल को जल्दी हजम होने के लिए आंतों में जाना होता है, और वो भोजन हमारा जो है पेट में पड़ा हुआ, स्टमक में पड़ा हुआ, उसको रुकावट कर रहा है, तो वो भोजन सड़ने लगता है। फिर इसी प्रकार हमें इससे कब्ज और जो गैस, बदहजमी, ये सब चीज़ें होती हैं। और मांसाहार तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। अगर जो लोग ध्यान में नहीं हैं उनको भी अगर मांसाहार लेना है तो बिल्कुल मांसाहार का सेवन बिल्कुल अलग करना चाहिए। उसके साथ भी दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए, वो भी शरीर में जा करके नहीं तो सड़न पैदा करेगा। और इसी प्रकार फल एवं सूखे मेवे, वैसे तो भोजन जो है हमें जो लेना चाहिए वो कम से कम उसको पकाना चाहिए और धीमे पकाना चाहिए। हो सके तो उसे जो है दालें वगैरह जो है छिलके वाली दालें को ही इस्तेमाल करना चाहिए, और लाइव फूड हमें लेना चाहिए। भोजन को जैसे सब्जियां हैं, जो सब्जियां सलाद के रूप में खाई जा सकती है, उन्हें हो सके तो सलाद के रूप में उनका सेवन करना चाहिए, तभी वो हमारे को ज़्यादा पोषक तत्व दे पाएंगी। इसी प्रकार जो है कुछ लोग कहते हैं कि फल एवं सूखे मेवे जो है ये हमें महंगे पड़ते हैं। भाई वो हम इस पे खाली, आप ये देखेंगे कि हमने अपने शरीर को डंपिंग ग्राउंड बना रखा है। 3-3 समय भोजन कर करके जो है अपना, हमारी आंतें इतनी फैल गई हुई हैं, तो जब भी कभी आपने, ये महंगे नहीं पड़ते हैं हमें बिल्कुल भी फल एवं सूखे मेवे, लेकिन क्या है कि हमारी आंतें इतनी फैल चुकी है, तो जब भी कभी आपने जो है फ्रूट वगैरह जो भी लेने हो, वो कौन से फल लेने चाहिए, सीजनल और रीजनल, यानी कि सीजन वाले फ्रूट लेने चाहिए। अब आम का सीजन गर्मियों में, अगर आप सर्दियों में आम खाओगे, एक तो मिलेंगे बहुत महंगे, और दूसरा वो शरीर को कोई पोषण भी नहीं देंगे। हमारी नेचर जो, हमारी प्रकृति जो है वो हमें हर ऋतु के अनुसार फल देती है। और रीजनल यानी प्रादेशिक फल होने चाहिए, जो हमारे प्रदेश के आसपास हों, 200 किलोमीटर के आसपास, 250 किलोमीटर के आसपास, 500 किलोमीटर के आसपास जो फल हो, उसी का सेवन करना ही लाभप्रद रहता है। जरूरी नहीं आपने विदेशी फल खाने हैं तभी आपका स्वास्थ्य बनेगा। और इसी प्रकार ड्राई फ्रूट भी हमको महंगे नहीं पड़ते। आप ये सोचिए कि जब भी आपने ड्राई फ्रूट शुरू करने हो, तो आप कुछ दिन उपवास पर आइए, और कुछ दिन जब आप उपवास पर आएंगे तो उसके बाद आपकी जो आंतें जो फैल गई हैं वो अपनी वापस मूल अवस्था में आ जाएंगी। तो आपको फिर भूख उतनी नहीं लगेगी जितनी आपको बार बार जब रोटी खाने पर भूख लगती है। तो और दूसरा, आप महंगे ड्राई फ्रूट क्यों, ये नारियल, तिल, मूंगफली, इस प्रकार के ये भी तो ड्राई फ्रूट हैं, ये आपको उतना ही पोषण देंगे जितना काजू और बादाम। जरूरी नहीं है कि वो खाए जाएं। और जब आप इन चीज़ों का, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करेंगे, तो आपको गैस की आवश्यकता कम पड़ेगी, और आपको मसालों की आवश्यकता कम पड़ेगी, घी तेल की आवश्यकता कम पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है अल्टीमेटली आपके उन चीज़ों पे भी तो पैसा बचेगा, और आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो आपका दवाइयों पे जो खर्च कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये ड्राई फ्रूट आपको महंगे नहीं पड़ेंगे, अल्टीमेटली सस्ते ही पड़ेंगे। शाकाहार में भी किस प्रकार आहार का संयोजन हमारा रहना चाहिए, ये अपना कुछ बातें मैंने आपसे चर्चा करी है। एक बात और ध्यान रखना, भोजन में हमें कभी भी इतना ऑयली और स्पाइसी भोजन ना करें जिससे हमें बार बार पानी पीने की आवश्यकता पड़े। जितना भोजन ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी होगा वो हमें नींद भी लाएगा, और वो जो है हमें एक प्रकार से जो है अपना, उसमें पानी की भी बार बार हमें आवश्यकता पड़ेगी, बहुत प्यास लगेगी। तो इसलिए ठीक आहार का संयोजन हमारा रहे, तो ये मेरा आपसे आग्रह है। और मैंने आपको जो 4-5 चीज़ें बताई, आपका मोशन बंधा हुआ होगा, आपका मोशन पोर्ट पे चिपकेगा नहीं, और जो है हमारी आंतें कब्ज नहीं करती बिल्कुल भी। उस आंतें तो सिर्फ बीज और छिलके निकालने के लिए बनी है, लेकिन हम इस प्रकार का आहार का संयोजन ले लेते हैं कि प्रातःकाल उठ करके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, या तो जान निकाल या नान निकाल। इस प्रकार का हमारा आहार का संयोजन रहता है। इतना मैदा हम अपने शरीर में जो है डाल लेते हैं, तो वो आंतों में जाकर चिपक जाता है। तो मित्रों, ये मैंने कुछ अपनी बातें शाकाहार का महत्व और आहार का संयोजन कैसा होना चाहिए, कुछ अपनी बातें रखी हैं। तो इस बारे में आपके कुछ सुझाव हो तो उनका भी स्वागत है। और अगर आपको इस विषय में कुछ और जानकारी चाहिए, या वैसे तो मैं एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री से जुड़े हुए विषयों पर भी आगे आऊँगा एक एक करके, और तो भी आपको अगर कुछ पूछना हो, आवश्यकता हो, तो नीचे मेरे नंबर स्क्रीन पर आएंगे, तो आप उनमें से मुझसे बातचीत कर सकते हैं, या मुझे
मेल भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।